नमस्ते बच्चों। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में सीखा था वो था आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आइडियल सॉल्यूशन के बाद आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी अनादर्श विलयन। तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास को देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन हमने क्या जाना था बेटा? आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमने ये जाना था कि जो राउल्ट के नियम का फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट के नियम का फॉलो ना करें यानी वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे विलयनों को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं बेटा जो राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करते हैं। तो हमने आइडियल सॉल्यूशंस में क्या जाना था? आइडियल सॉल्यूशंस में बेटा हमने ये जाना था कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या थी? डेल्टा एच फॉर मिक्सिंग ऑलवेज टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वी फॉर मिक्सिंग इक्वल टू 0। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन चूंकि राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं बेटा, तो ऐसी स्थिति में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए डेल्टा एच फॉर मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड डेल्टा वी फॉर मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी हम देखेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन बन के आएगी। ये कंडीशन बेटा बनेगी डेल्टा एच फॉर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी फॉर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। दो कंडीशनें होंगी। अब ये दो कंडीशनों में बेटा हमारे पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं। दो ऑप्शंस बेटा क्या हो जाएंगे? या तो ग्रेटर हो सकते हैं या फिर स्मॉलर हो सकते हैं। जब स्मॉलर होंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, ग्रेटर होंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज इनकी आ जाएंगी। अब टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस कंडीशन से देखेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होंगे। और दो प्रकार के कौन से? एक जो पॉजिटिव विचलन प्रदर्शित करें और एक कौन से बेटा जो निगेटिव विचलन प्रदर्शित करे। दो तरीके के हमारे अनादर्श विलयन बन जाएंगे, यानी एक पॉजिटिव डिविएशन वाले और एक निगेटिव वाले। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले किस प्रकार के? धनात्मक विचलन वाले। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। यानी धनात्मक विचलन क्या है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन क्या? बहुत सरल सी बात है कि ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम की अपेक्षा ज्यादा आ जाए। ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब जो है, जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है, वो राउल्ट के नियम के मान से ज्यादा आता हो, तो ऐसे विलयनों को हम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहते हैं। अब किस प्रकार के विलयन प्रदर्शित करेंगे धनात्मक विचलन? तो हमने क्या बताया कि जो दो हमारे पास सॉल्यूशन थे, एक ए सॉल्यूशन था और ए सॉल्यूशन के बीच में जो अंतराणु का आकर्षण फोर्स लगेंगे या इंट्रैक्शन फोर्स लगेंगे वो ए फोर्स होंगे और जो बी के बीच में फोर्स लगेंगे वो
बी एंड बी फोर्स होंगे। और जब सोल्यूशन हम फॉर्म करेंगे तो हमारे पास बनेंगे ए बी इंटरेक्शन या ए बी अंतराणविक फोर्स, अंतराणविक बल ये क्रिएट होंगे। तो कंडीशन क्या है कि यदि क्या है ए इंटरेक्शन यानी ए अंतराणु का आकर्षण और बी बी अंतराणु का आकर्षण, ये दोनों जो आकर्षण फोर्स हैं, ये दोनों जो आकर्षण बल हैं, इनके मान इसके मान से ज्यादा हों, ये दोनों ज्यादा, ये वाले फोर्स के मान ज्यादा हों और इसके फोर्स का मान कम हो, ये कंडीशन आ जाए तो ये धनात्मक डेविएशन प्रदर्शित करेंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। बहुत सरल सी बात है। हमने ये एक पार्ट लिया और इस पात्र में हमने ए को रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहे हैं वो ए क्रिएट हो रहा है। दूसरा हमारे पास पार्ट ये था, हमने ये लिया और इसमें हमने इस तरह के बी को ले लिया, प्योर सॉल्यूशन है, ये बी हो गया। तो ये इनके बीच में कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, बी और बी दोनों फोर्स क्रिएट हुए। जब दोनों को हमने मिलाया तो दोनों को मिलाने पर हमने ये पाया कि अब यहां पर जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा, ये ए बी फोर्स है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है, तो जैसे ही ये वाला फोर्स बेटा कम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इनके बीच का आकर्षण घट गया है। तो आकर्षण जैसे ही बेटा घटेगा वैसे ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा तो जो डेल्टा वी है उसका मान क्या होगा, ग्रेटर टू 0 हो जाएगा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी बेटा कंडीशन क्या होगी कि चूंकि वॉल्यूम बढ़ गया है और इनके बीच का जो आकर्षण बल था, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो क्या हो गया है, घट गया है। तो घट जाने के कारण ये शीघ्रता से वाष्पीकृत होंगे और जैसे ही ये क्यों शीघ्रता से वाष्पीकृत होंगे, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जबकि इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, कम ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, तो ये शीघ्रता से वाष्पीकृत होंगे और जितनी शीघ्रता से बेटा वाष्पीकृत होंगे उतनी ही शीघ्रता से इनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब वाष्प दाब ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, आप समझ पाए बेटा क्यों, क्योंकि इनके बीच का फोर्स, इनके बीच के फोर्स जिसको हम ए अंतराणविक बल कहेंगे और बी अंतराणविक बल कहेंगे, इनका मान ज्यादा है, इसका मान कम है। तो ऐसी स्थिति में इनका वाष्प दाब कम होगा, इसका वाष्प दाब कम होगा और इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से कैलकुलेटेड वाष्प दाब से क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो है नॉन आइडियल। अब इसके लिए क्या होगा, अब इस कंडीशन के लिए बेटा इस पार्ट के लिए आप देखेंगे तो डेल्टा H फॉर मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर टू 0, दैट मीन पॉजिटिव वैल्यू। और डेल्टा V फॉर मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर टू 0, दैट मीन इट आल्सो पॉजिटिव। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो बहुत सरल सी बात है कि इसका ग्राफ बेटा जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा है, राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये हमारा हो गया PA0 और ये हमारा पॉइंट हो गया सपोज दैट PB0। यहां पे हमने क्या किया था, XA इक्वल टू 1 एंड XB इक्वल टू 0, यहां पर XA इक्वल टू 0 एंड XB इक्वल टू 0। और अगर ये राउल्ट के नियम का फॉलो करता तो हमारी कंडीशंस जो हैं वो
इस तरह से होती, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन जब शो करेगा तो इसका वाष्प दाब जो राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किया जाएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? हमने क्या बताया कि जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं उनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से क्या आ जाता है? ज़्यादा आ जाता है। और उसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका भी वाष्प दाब इस तरीके से हो जाएगा और इसका भी वाष्प दाब जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बेटा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले सॉल्यूशंस के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग निगेटिव जो विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं उनके केस में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देख लेते हैं, बहुत सरल सा बेटा पार्ट है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित। तो हम लोग देखेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो पीछे हमने क्या बताया बेटा? पीछे हमने आपको ये बताया कि धनात्मक विचलन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से ज़्यादा आता है, जबकि अब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलयन होंगे उनके वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से ज़्यादा आएंगे। ये आप समझ लीजिए। अब कैसे आएंगे? तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि फोर्स किस प्रकार से थे और उसी फोर्स की बात करते हैं। हमने ए प्योर कंडीशन में है तो इनके बीच में ए और ए अंतराण्विक फोर्स काम करेंगे, और जब बी प्योर कंडीशन में है तो इनके बीच में बी और बी अंतराण्विक बलों का वर्क होगा। दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। जब इन दोनों को बनाएंगे तो इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास ए बी इंट्रैक्शंस यानी ए बी अंतराण्विक आकर्षण बलों का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात आ गई। अब कंडीशन क्या है कि यदि ए बी इंट्रैक्शन यानी ए बी अंतर अणु का आकर्षण बल जो है, ए बी आकर्षण बल जो है, अगर इसका मान इन दोनों के मान से ज्यादा हो, इन दोनों के मान से ज्यादा हो तो ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हम लेते हैं सॉल्यूशन और चेक करते हैं। हमने क्या किया? हमने एक विलयन ए लिया और इसमें हमने ए को भी भरा जो कि प्योर कंडीशन है, और यहां पर जाएंगे तो हमने इसमें बी ले लिया है और ये बी भी प्योर कंडीशन में है। तो ऐसी स्थिति में इसके बीच में बी और बी फोर्स क्रिएट होंगे। हो गए ये ए और ए अंतराणु फोर्स और ये बी और बी। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या होगा आइए हम लोग देखते हैं। होगा क्या? होगा बेटा ये कि चूंकि, अब ध्यान से समझिए बेटा, देखें ए और ए अंतराण्विक फोर्स और बी अंतराण्विक फोर्स, दोनों फोर्सों की बात करें तो इन दोनों की वैल्यू कम है और ये वाले जो फोर्स हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है। तो जैसे ही हम दोनों इनको और इनको जैसे ही मिलाएंगे तो मिलाने पर आकर्षण फोर्स ज्यादा होने के कारण अणु पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही अणु बेटा पास पास आ जाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी ये कंडीशन आपकी बन जाएगी, अणु थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और जब अणु पास पास आ जाएंगे बेटा तो फोर्स स्ट्रांग हो गए। जब फोर्स स्ट्रांग हो गए हैं तो इनके जो वेपर्स हैं, इनकी जो वाष्प है उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा एनर्जी को खर्च करने पड़ेगा इसका मतलब है कि ये वाष्प दाब कम हो जाएगा, राउल्ट के नियम के द्वारा कैलकुलेटेड वाष्प दाब से कम हो गया बेटा। ठीक, अब इसके लिए क्या कंडीशन आएगी? सबसे पहली बात है कि आकर्षण फोर्स बढ़ गए हैं, यानी ऊष्मा क्या होगी? लिबरेट होगी, उत्सर्जित होगी, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और इसका मतलब है कि जो डेल्टा एच फॉर मिक्सिंग है वो इक्वल टू आ जाएगी ऋणात्मक, और ऋणात्मक आने का बेटा मतलब क्या है? निगेटिव, और निगेटिव मतलब लेस देन जीरो। दैट मीन लेस देन जीरो।
वॉल्यूम भी घटा है, दैट मीन डेल्टा वी फॉर मिक्सिंग ऑलवेज लेस देन 0, दैट मीन दीज पार्ट सो निगेटिव वैल्यूज। ओके, तो इस तरीके से हमने आइडियल और नॉन आइडियल दोनों तरीके के सॉल्यूशंस को जान लिया। अब एक आते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या है? स्थिर क्वथी मिश्रण, मैंने आदर्श विलयन अनादर्श विलयन दोनों बता दिए। अब एक और हम लोग देख लेंगे स्थिर क्वथी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जो समान क्वथनांक प्रदर्शित करने लगे, एक ही क्वथनांक प्रदर्शित करने लगे, ऐसे विलयनों को हम स्थिर क्वथी मिश्रण कहेंगे। सबसे पहली बात बेटा आपको यह याद रखना कि स्थिर क्वथी मिश्रण जो है एक निश्चित परसेंटेज पर ही होंगे, ऐसा नहीं कि सभी परसेंटेज पर होंगे, एक निश्चित परसेंटेज पर ही स्थिर क्वथी मिश्रण वो शो करते हैं। तो ऐसे दो विलयनों का संगठन, दो विलयनों के मिश्रणों का ऐसा संगठन जो लगभग समान क्वथनांक प्रदर्शित करने लगते हैं, ऐसे विलयनों को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस या स्थिर क्वथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब स्थिर क्वथी मिश्रणों को हम आसवन तकनीक के द्वारा और सही मायने में प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों के क्वथनांक तो लगभग सेम है, और जब दोनों के क्वथनांक लगभग सेम है तो ऐसी स्थिति में एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस के दोनों लिक्विड को हम प्रभाजी आसवन के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान रखना है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च वाष्पदाबी और निम्न क्वथनांक वाले। उच्च वाष्पदाबी यानी जिनका वेपर प्रेशर हाई हो और क्वथनांक लो हो, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल आता है, आप लोग लर्न रखिएगा उस एग्जांपल को। 5% H2O यानी 5% H2O का जल का और साथ में 95% एथेनॉल का। एथेनॉल का सॉल्यूशन जो है वो उच्च वाष्पदाबी और निम्न क्वथनांक वाला एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस है, स्थिर क्वथी मिश्रण है। दूसरा आता है जो निम्न वाष्पदाबी, जिनके वाष्पदाब निम्न हो और क्वथनांक क्या हो? उच्च हो। निम्न वाष्पदाबी और उच्च क्वथनांक वाले एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। और इसके लिए एक एग्जांपल आता है बेटा 68% HNO3 और साथ में 32% वाटर का सॉल्यूशन। 68% HNO3 और किसके साथ ऐड किया गया है? 32% H2O के साथ ऐड किया गया है, और ये भी एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दो एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस के। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनके दोनों द्रवों के क्वथनांक उस मिश्रण पर, उस संगठन पर लगभग समान क्वथनांक को शो करते रहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम लोग राउल्ट के नियम का एक एप्लीकेशंस देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं, और वो टॉपिक बेटा ये है कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो हम लोग अणुसंख्य गुणधर्मों की बात करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हिंदी में इनको हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। हिंदी का इनका पार्ट है अणुसंख्य गुणधर्म। तो हम लोग अणुसंख्य को थोड़ा बदल देते हैं, और जैसे ही हम अणुसंख्य को बदलेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। एकदम सिंपल आप देखिएगा, अणु और प्लस संख्या, ये दो चीजों से मिलकर के बना है, एक अणु से और एक संख्या से। यानी विलयनों के ऐसे गुण, विलयनों की वो प्रॉपर्टीज, विलयनों के ऐसे गुण जो केवल अणुओं की संख्या अर्थात कणों की संख्या यानी कणों के अंतर्गत अणुओं की संख्या पर हो सकता है या आयनों की संख्या पर हो सकता है,
उन पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती हैं, अणु कितने हैं उस पर डिपेंड करती हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं कि ये किस चीज से मिलकर बने हैं। यानी अणुओं की रासायनिक प्रकृति से, यानी विलेय पदार्थ की रासायनिक प्रकृति से अणुसंख्य गुणधर्मों का कोई लेना देना नहीं होता है। रासायनिक पदार्थ की प्रकृति, उससे कोई लेना देना नहीं, केवल किससे लेना देना है? विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणों को हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब अणुसंख्य गुणधर्मों में कुछ कॉमन जो गुणधर्म हैं उसमें वाष्प दाब अवनमन है। वाष्प दाब अवनमन मैंने आपको बताया पीछे कि जो वाष्प दाब में कमी हो जाए वो वाष्प दाब अवनमन है। उसके बाद फिर दूसरा कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म आता है बेटा? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद हिमांक में अवनमन, और एक प्रॉपर्टी और हमको देखनी है और वो है परासरण दाब। तो कितने हो गए बेटा? 4 प्रॉपर्टीज हमको मेनली देखनी है। एक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और लास्ट जो पार्ट है इसका बेटा, और वो लास्ट पार्ट है हमारा परासरण दाब। इस तरीके से बच्चों आज के लिए इतनी ही क्लास थी, और ये क्लास जो है आप लोग ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स भी बना लें। एक बात और समझ लीजिएगा बेटा, जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को हल करते रहिए। यदि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, आपके न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा है, तो ऐसी स्थिति में आप हमें कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख करके भेज सकते हैं, और उनके न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस आपको अगले पार्ट में प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बेटा।